Welcome class 8th in today's SST class. Students, as you know in our SST we are discussing geography chapter 5 agriculture farming and its types, and in this chapter we have discussed about agriculture, factors influencing agricultures, types of farming, जहाँ हमने देखा सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और कमर्शियल फार्मिंग के बारे में. We in our previous class we have discussed about commercial farming and its two types, commercial grain farming and mixed farming, and today we will continue our study with two more types of commercial agriculture, plantation agriculture, organic farming and dairy farming. So let's start. प्लांटेशन एग्रीकल्चर. प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो होता है वो मेनली प्रैक्टिस में किया जाता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में. हमारे कंट्री में भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है. ये हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द यूरोपियंस. जब ब्रिटिश आए थे हमारे कंट्री में तो उन्होंने ही प्लांटेशन एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया था. इससे पहले तक हम इंडियंस इन सब चीज़ों को नहीं जानते थे, प्लांटेशन एग्रीकल्चर को नहीं जानते थे. ये कैसा, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो होता है ये लार्ज स्केल पे किया जाता है और वन टाइम वन क्रॉप प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है. बड़े बड़े जो हमारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया जाता है उसको लार्ज ईस्टेट्स कहा जाता है या प्लांटेशन ईस्टेट्स कहा जाता है. और ये बिल्कुल एक इंडस्ट्रियल यूनिट्स की तरह दिखाई देते हैं जहाँ पर प्लांटेशन किया जाता है, यानी प्लांट्स को लगाया जाता है एक साइंटिफिक लाइंस में, है ना. एक ही लाइन में सभी प्लांट्स को लगाया जाता है और फिर उन्हें ग्रो करने दिया जाता है. प्लांटेशन एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्ट होता है ना. और इसको हर तरह के फार्मर्स नहीं इसमें वर्क कर सकते, बहुत ज़्यादा लेबर्स की भी ज़रूरत होती है यहाँ पर, लेकिन वो लेबर्स स्किल्ड लेबर्स होने चाहिए. ठीक है. दूसरे फार्मिंग जो हमारे दूसरे तरीके होते हैं फार्मिंग करने के, उसमें हम थोड़े से कम स्किल्ड लेबर्स के साथ भी काम करा सकते हैं, बट इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर फार्मर्स शुड बी ट्रेंड, स्किल्ड, है ना. बहुत अच्छे स्किल्ड लेबर की ज़रूरत यहाँ पर होती है. कई बार क्या होता है कि लेबर्स हमारे यहाँ पर इंपोर्ट करे जाते हैं फ्रॉम आउटसाइड, दूसरे कंट्रीज से, दूसरे एरियाज से स्किल्ड लेबर्स को बुलवाया जाता है ताकि वो लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर करें. ठीक है. अब इसमें और क्या किया जाता है, इसमें मॉडर्न मशीनरी का यूज़ किया जाता है, बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है जब भी अगर ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है तो, है ना. नहीं तो नहीं भी किया जाता है. लेकिन प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि ये एक कमर्शियल फार्मिंग है ना, और कमर्शियल फार्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है अर्निंग करना. और अर्निंग करने के लिए हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और कम टाइम में फास्टली हो, है ना. इसीलिए अधिक प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइज़र्स को यूज़ किया जाता है और फास्ट वर्क हो इसके लिए मशीनरी को भी यूज़ किया जाता है. ठीक है. इनके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर अरेंज्ड टू सेंड प्रोसीड्स क्रॉप फॉर सेल इन द मार्केट. इसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल कराया जाता है ताकि जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको सेल करने के लिए मार्केट तक भाई पहुंचाया जा सके. ठीक है. अब कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी, शुगर केन, रबर और स्पाइसेस, ये मेन हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स हैं. ठीक है. द मार्केट फॉर प्लांटेशन क्रॉप इज़ लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल. हमारे कंट्री के अंदर इन प्लांटेशन क्रॉप्स को सेल करने के लिए, बेचने के लिए कंट्री में भी बहुत ज़्यादा मार्केट्स अवेलेबल हैं जहाँ पर हमारे कंट्री के ही लोग उसको ख़रीदने को तैयार हैं, है ना. इनके अलावा इतने अच्छे अमाउंट में ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है कि हम आउटसाइड, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे कंट्रीज़ के पास भी एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है. तो ये था हमारे प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में. नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, हमारा जो अब तक का लेटेस्ट रिसर्च है
वो शो कर रहा है, जो भी मॉडर्न जो फार्मिंग से रिलेटेड हमारा लेटेस्ट रिसर्च है, वो शो करता है कि जब भी हम अधिक प्रोडक्शन के लिए या फिर सॉइल को एक तरह से टेम्परेरी फर्टिलिटी उसकी इंक्रीज़ करने के लिए जो पेस्टिसाइड्स को कीड़ों को मारने के लिए फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे क्रॉप्स में बैड इफ़ेक्ट डालता है ना। कहीं न कहीं जेनेटिक मॉडिफ़िकेशन भी जो हम लोग कर रहे हैं, वो सब कुछ क्या करता है, वो यील्ड को यानी प्रोडक्शन को बढ़ा तो देता है बट हार्मफुल होता है हमारे लिए, है ना? लेकिन इन्हीं चीज़ों को इग्नोर करते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, वो प्रमोट करता है ऐसी चीज़ों को जो कि किसी भी तरीके का बैड इफ़ेक्ट हमारे ऊपर ना डाले। ठीक है? जो जितना ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र्स को, केमिकल फर्टिलाइज़र्स को और दूसरे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, कहीं न कहीं प्रोड्यूस की हुई चीज़ों का को जब हम कंज़्यूम करते हैं तो उनका बैड इफ़ेक्ट भी हमारे ऊपर पड़ता है, ठीक है? जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम नेचुरल वे में ट्रेडिशनल नॉलेज के बेसिस पर फार्मिंग करते हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो विदाउट यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स किए जाते हैं। क्लियर? Crops are not genetically modified and the use of indigenous seed is encouraged. जो भी सीड्स नेचुरली मिल रहे हैं उन्हीं को यूज़ किया जाता है। किसी भी तरह का के सीड्स में जेनेटिकली किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है? इसीलिए हमारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोड्यूस किया हुआ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होता है वो न्यूट्रिशियस होता है ज़्यादा, और किसी भी तरह से हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल भी नहीं होता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इस तरह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या होती है जानते होंगे। डेयरी फार्मिंग में हम कैटल को रियर करते हैं, एनिमल्स की हस्बेंड्री करते हैं और उनसे मिल्क लेते हैं, मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, है ना? और इनको हम अर्बन एरियाज़ में सप्लाई करते हैं, क्योंकि रूरल एरियाज़ में तो वैसे भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स अवेलेबल ही होते हैं ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में। तो इनको हम कहाँ अवेलेबल कराते हैं डेयरी फार्मिंग के थ्रू, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को अर्बन एरियाज़ में, ठीक है? और ये क्या है, एक तरह से बहुत ही हाईली इंटेंसिव टाइप ऑफ लाइफस्टॉक है फार्मिंग का। और यहाँ पर जो है फार्म्स जो हैं जहाँ पर वो वेल इक्विप्ड होते हैं और मॉडर्न मशीनरी के साथ होते हैं, क्योंकि इनका भी मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, है ना? तो जिसके लिए ये अलग अलग तरह के मॉडर्न मशीनरी का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? मशीन्स वाइडली यूज़ किए जाते हैं मिल्किंग के लिए, फीडिंग के लिए, कैटल्स के क्लीनिंग के लिए भी मशीन्स को यूज़ किया जाता है। और इस तरह के जो फार्म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसमें होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि जब हम लार्ज स्केल पर एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, बड़े लेवल पर ये काम कर रहे हैं, तो इतने ज़्यादा अमाउंट में एनिमल्स को फीडिंग कराना किसी एक ह्यूमन या लेबर्स के बस की बात फिर नहीं होगी ना। फिर तो वहाँ पर मशीन्स को भी यूज़ किया जाता है, और मिल्क निकालने के लिए भी मशीन्स यूज़ होते हैं, उन कैटल्स को क्लीन करने के लिए, वॉश करने के लिए, उन एरियाज़ को वॉश करने के लिए जहाँ पर उन फार्म्स में वो रहते हैं, है ना? तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ज़्यादा होता है। कौन कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर डेयरी फार्मिंग की जाती है, और वो कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड और नीदरलैंड्स जैसे डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है? तो काफ़ी हद तक इन कंट्रीज़ का इकोनॉमिक ग्रोथ इन जो भी डेयरी फार्मिंग और दूसरे टाइप के फार्मिंग पर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट इज़ कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है? कोऑपरेटिव फार्मिंग एक तरह का एक न्यू ट्रेंड है फार्मिंग का, और इसको करने का जो मोड है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। इसमें होता क्या है कि ऐसे फार्मर्स जो कि एबल नहीं होते हैं कि वो अपने फार्मिंग में इतना ज़्यादा जो भी इनपुट्स लगते हैं उनको अफोर्ड कर सके, जो थोड़े से पुअर फार्मर्स होते हैं, या फिर जिनको लार्ज अमाउंट में क्योंकि प्रोडक्शन करना है, कमर्शियल फार्मिंग करनी है, तो उस हिसाब से उनके पास अमाउंट नहीं है पैसों का, तो वो क्या करते हैं, वो लोन लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स से, ठीक है? और कोऑपरेटिव बैंक्स उनको लोन देता है जिसको वो इन्वेस्ट करते हैं फार्मिंग में,
ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं कि इसको फिर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं अपने लैंड का, मशीन्स को यूज़ करते हैं और फार्मिंग करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन से निकलने वाली चीज़ें होती हैं वो इतना ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होता है कि फिर उनकी जो लाइफ के का स्टैंडर्ड होता है वो भी रेज़ कर जाता है, उनका प्रोडक्शन भी रेज़ करता है और इनकम भी बढ़ जाती है ना? अब ये जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो डायरेक्टली फार्मर्स उसको मार्केट में नहीं सेल करते हैं। इसको सेल करते हैं थ्रू कोऑपरेटिव शॉप्स। जो भी कोऑपरेटिव शॉप्स होते हैं हमारे पास गवर्नमेंट के बनाए हुए, वहाँ से इनको सेल किया जाता है। ठीक है, रिटेल सेल किया जाता है। कोऑपरेटिव फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है कुछ कंट्रीज़ में, लाइक स्वीडन, बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क। हमारी कंट्री इंडिया में भी कोऑपरेटिव फार्मिंग की जाती है। इन इंडिया इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात। ठीक है। तो इस तरह से कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं वो हमारे कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा देते हैं, जिससे फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होती है और वो कमर्शियल फार्मिंग कर पाने में सक्षम होते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में एग्रीकल्चर के बारे में, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ हमने सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और कमर्शियल फार्मिंग के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। With this topic we have completed this chapter, and in homework you have to do an activity given on page number 163। 163 पर एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें पिक्चर दिया हुआ है। 164 पर एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें प्रोसेस दिखाया गया है फार्मिंग का। ठीक है। तो यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बाय ऑब्जर्विंग these pictures। Okay, so students, now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.